अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। हमें ज्वाइन बदलती हुई सियासी, समाजी और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबसरा, सियासतदानों और तज्ज़िया निगारों से खुसूसी गुफ्तगू। देखिए प्रोग्राम इसरार कसाना शो पीर से जुमेरात की शब 9 बजे ओनली ऑन हमारा टीवी। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर प्रोग्राम जो स्पॉटलाइट ऑन इंडिया हुआ करता है और एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, उसकी आज एपिसोड है और बड़ी इंपॉर्टेंट एपिसोड इसलिए है कि इसमें हमने आज डिस्कस करना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट हुआ है बांग्लादेश का। और आपको पता है बड़ा हाई प्रोफाइल विजिट था, उसमें उन्होंने स्पीच वगैरह भी की और मुख्तलिफ जो सेरेमनीज हैं उनको अटेंड किया। हसीना वाजिद साहिबा के साथ उन्होंने मिल के मुख्तलिफ जो हैं वो जो फंक्शंस हुए उनमें उन्होंने मुश्तरका तौर पर उसमें शिरकत की। और साथ साथ आज हमने बात करनी है पाकिस्तान और इंडिया की जो थॉ हो रही है, रेप्रोशमा जिसको आप कह रहे हैं या जेतों कह रहे हैं, वो कहाँ तक पहुंची है और ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि जो मामलात चले हैं बांग्लादेश में, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं कि उनको हम बड़े क्लोजली वॉच कर रहे थे। और ख़ास तौर पे जो उनकी स्पीच थी वहाँ पे बांग्लादेश में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें उन्होंने कन्फेशन भी किया कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से डिसमेंबर करने का जो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुझे फिर गिरफ्तार भी कर लिया गया था, तिहाड़ जेल में उन्हें डाला गया था। तो ये सब चीजें जो है इनका तजिया करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, उनसे पूछेंगे कि इस मामले में वो क्या सोचते हैं। हियर कम्स एयर मार्शल कपिल काक। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर, मॉर्निंग एंड हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू सर ऑल्सो। ब्रिंग ऑल द हमारे तमाम दोस्त जो वर्ल्ड ओवर होली मना रहे हैं उनको हैप्पी होली। जी थैंक यू। अच्छा एम साहब, टू स्टार्ट विद, ये जो दौरा हुआ है प्राइम मिनिस्टर मोदी का बांग्लादेश का, इसकी टाइमिंग के हवाले से भी जरा बताइएगा कि क्योंकि जाहिर है कि गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशंस हो रही हैं वहाँ पे और प्राइम मिनिस्टर का कोविड में जाना वहाँ पे, ये पहला ट्रिप है उनका जो कि कोविड में वो बाहर गए हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी और इससे जो म्यूचुअल और बायलैटरल रिलेशनशिप है बांग्लादेश और इंडिया का, वो कितना आगे बढ़ा है? इसरार साहब, आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क जनूबी एशिया में है जहां भारत के कौमी मफाद मिलते हैं सिंगल पॉइंट पे, वो मुल्क है बांग्लादेश, कोई शक नहीं है। क्योंकि एक तो जब हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, हिंदुस्तान की एक हिकमत अमली है, अगर हम देखें एक तरीके की पायदारी और प्रोग्रेस, मतलब तरक्की हमारी मशरकी हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि शुमाली मशरकी जो हमारी रियासतें हैं उनके साथ, मतलब थ्रू बांग्लादेश एक तरीके से मेलजोल हो सकता है। और अगर हमें अमन चाहिए और कौमी सलामती चाहिए तो बांग्लादेश के साथ रिश्ते रखना जो भरोसे पे हों, एक दूसरे की समझ के हिसाब से रहें और एक तरीके का मुस्तकबिल जो कॉमन फ्यूचर है, ये इसमें कोई शक नहीं है। पिछली एक दिहाई में ये रिश्ते काफी आगे बढ़े हैं। जो आपने कहा है कि ये अहमियत इसलिए है कि पहला हमारे वजीर आजम का कोविड के बाद पहला दौरा है बाहर का, और वो भी उस वक्त जब के शेख मुजीबुर रहमान जो फाउंडर हैं बांग्लादेश के, उनकी 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं 50 साल उसके होते हैं, 50 साल बांग्लादेश बनने के होते हैं। तो ये जो तीनों जो हैं ये एक तरीके से एक सिंगल पॉइंट बन गया है कि ये सेलिब्रेट करना है। हाँ, इस पे कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश ने भी जो रास्ता निभाया है
ये आपके नाजरीन के लिए बहुत ही एक अहम बात यह है कि उन्होंने ये एक रहनुमा है हमारे जनूबी एशिया में जो स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं, मतलब हिकमत अमली दूर अंदाजी से अपनी पॉलिसियां बनाते हैं और जिस पे भारत की तरफ से भी काफी रेजोनेंस मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। कंटिन्यूटी भी रही है। आप जानते हैं मनमोहन सिंह साहब ने, उसके बाद मोदी साहब ने, बीच में कुछ मुश्किलें आई थी। जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, इतना पेचीदा, इतना सेंसिटिव इशू था, इसको हल किया। दूसरा जो मैरीटाइम बाउंड्री का था, वो तो इट वेंट टू बैनुल-अक़वामी ट्राइब्यूनल ने उस पर फैसला किया, और जो ट्राइब्यूनल ने फैसला किया, दोनों मुल्कों ने कहा कि हमें बिल्कुल इस पर कोई किसी तरह की रिजर्वेशन नहीं है। तो ये मैं आपके सामने एक बड़ी हम्बली आपके सामने ये इशू आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि अगर दोनों ममालिक हैं, अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश कर सकता है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? जो बाकी मुल्क हैं जनूबी एशिया में, ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक इंटीग्रेटेड एक इलाका है, और इसको हमने रोक रखा है क्योंकि अब अलग अलग ख्यालात है। खैर, इस पर बात की जाएगी। ये पहला मोदी का पहला विजिट है, जैसे मैंने कहा है। जाने से पहले बयां एक दिन पहले किया गया कि सबसे आला दर्जे का शोहरत पैदा करने का जो एक अमन का एक इनाम है, वो मुजीबुर रहमान को दिया गया है। जो हमारे रूल्स हैं उनको वेव किया गया है कि ये एक मौत के बाद नहीं दे सकता, वो भी हमने उसकी एक तरीके का इकोनॉमिक और सोशल जो अचीवमेंट्स हैं बांग्लादेश की, सारे जनूबी एशिया, सारी डेवलपिंग जो दुनिया है, उसको फख्र होना चाहिए, इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि क्या ये मुल्क क्या कर सकता है। वक्त नहीं है, मगर एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। जो पर कैपिटा जीडीपी है बांग्लादेश का, 16 गुना बढ़ गया है 72 से। 16 गुना, ये तो हिंदुस्तान का भी नहीं बढ़ा है। हिंदुस्तान से भी आगे बढ़ गया। इंडिकेटर्स हैं हिंदुस्तान से बहुत आगे हैं। इम्यूनाइजेशन देखें, फर्टिलिटी देखें, जो हंगर मैनेजमेंट है, भूख को मैनेज करने का, तो ये क्या करते हैं, ये तो हमें देखना है, उसकी एक तरीके की जांच करनी चाहिए। एक और जो है वो बात यह है कि कनेक्टिविटी जो है, वो कनेक्टिविटी इसीलिए जो मोदी साहब गए हैं, एक तरीके के दाद देने के लिए, मुल्क को रिस्पेक्ट करना है बांग्लादेश को, कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं, बाकी लोग भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान भी कर सकता है। उन्होंने क्या कहा, जो कोई भी मवाशी मसाइल हैं उनको डीपॉलिटिसाइज किया, मतलब उसमें सियासत में कोई दखल अंदाजी लाने नहीं दी। उससे क्या हुआ कि ग्रोथ रेट बढ़े, इकोनॉमिक पैरामीटर्स इंप्रूव हुए, एक दूसरे की समझ बढ़ गई है, और जो भी सियासी मुद्दे हैं उनको इंसुलेट किया गया है। आपके नजरीन जानते हैं, एक बहुत ही बड़ा इरिटेंट जो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में है, वो तीस्ता का है। मगर शेख हसीना भी जानती है, वो भी बंगाली है, हमारी भी ममता बंगाली है, वो जानती है कि इसमें, ममता बनर्जी की बात कर रहा हूँ, जो वजीर आला हैं वेस्ट बंगाल में, बहुत फंसे हुए हैं, अब देखते हैं वहां क्या होता है। मगर ये कि यही रिश्ता ही नहीं, इसके साथ 6 और छोटे छोटे रिवर्स हैं जिनको मैनेजमेंट एंड शेयरिंग की जरूरत है। ये मुद्दा इस वक्त हमारे वजीर आजम के सामने लाया गया है। 5 समझौते हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी अहम जो मोटे मोटे एग्रीमेंट हैं, वो आपके नाजरीन को जानने की जरूरत है। पहली बार हिंदुस्तान बांग्लादेश के जो जौहरी तवानाई है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, उनका रूस ने प्लांट बनाया है, वो एनर्जी बाहर कैसे जाएगी। ये हमारे, आपको याद होगा नवाज शरीफ के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी गेट पाकिस्तान का भी एक ट्रांसफर का कुछ समझौता होने वाला था, उस पे सियासत आ गई, वो रुक गई। यहाँ देखिए वो एनर्जी निकाली जाएगी, उसके लाइन ऑफ क्रेडिट हिंदुस्तान ने $1 अरब दे दिया है, प्रॉमिस किया हुआ है।
ये एक है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब यही इतनी हमने एक दिहाई में इतनी हमारी कामयाबी रही है, तो क्या इस कामयाबी को और तरीके से भागा दौड़ा जा सकता है, और क्या 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 इश्यूज हैं उन पे किया गया है। देखिए, कनेक्टिविटी है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, उसके साथ स्कॉलरशिप्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बांग्लादेश के लिए एक चेयर होगी। अब सबसे बड़ी अहम बात, आजकल के स्टार्टअप्स जो है, ये दिस इज द फ्लेवर ऑफ द मोमेंट। कौन करता है स्टार्टअप, क्योंकि इनोवेशन की सारे आलम में बहुत जरूरत है। तो बांग्लादेश को जोड़ा गया है हिंदुस्तान में बहुत सारा, खासकर जनूबी हिंदुस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप्स होते जा रहा है इनोवेशन के लिए। उसके नतीजे हमें 4-5 सालों में मिलेंगे, कोविड के बाद खासकर, क्योंकि नए नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। क्या वो रास्ते हम बांग्लादेश को मिलजुल के वो रास्ते ढूंढ सकते हैं। रोहिंग्यास का भी इशू आप जानते हैं, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि रोहिंग्यास को जहां उनके लिए सेंसिटिविटी होनी चाहिए, हमारी सरकार, उन्होंने जम्मू में कुछ 4-5 हजार रोहिंग्या हैं, उनको जेलों में डाला गया है। तो ये भी शेख हसीना तो ये मान जाती है, मगर ये भी उनको पता है कि जैसे उन्होंने खुद ही कहा है, रोहिंग्यास का जो मसला है, उस मसले का मतलब हल है वो म्यांमार में। आपके नाज़रीन जा रहे हैं कि म्यांमार में हो जा रहा है। कल ही 114 लोगों के एक ही दिन में बच्चे भी मौजूद हैं, वो भी यौम आर्म्ड फोर्सेस के दिन। तो ये मतलब खतरनाक एक तरीके की सूरत हाल पैदा होते हैं। एक और मुद्दा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, चीन का। वो बल्कि बात था कि जो BRI है, ये तो बांग्लादेश ने तो ज्वाइन किया हुआ है, तो वो कोई इरिटेंट के तौर पर नहीं बीच में आएगा दोनों मुल्कों के। मैं अच्छा हुआ कि हम दोनों एक ही वक्त इस बात की पे पहुंचे हैं। ये एक तरीके की मिसाल है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो इस अंडरस्टैंडिंग में कोई खलल पैदा नहीं हो सकती। कि जैसे उन्होंने, उनके जो सलाहकार हैं गौहर रिजवी, बड़े जाने माने इंटेलेक्चुअल और इकोनॉमिक सलाहकार माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते चीन के साथ जो हैं, उनकी कोई किसी तरह की खलल हमारे हिंदुस्तान के रिश्तों पे नहीं आने देंगे, और यही हिंदुस्तान ने माना भी है। ये हमें मुश्किल हमारी ये है कि सीपेक के साथ मुश्किल सबसे बड़ी क्या है? सीपेक के साथ मुश्किल ये है कि ये पाकिस्तान भी जानता, हम भी जानते हैं, ये एरिया डिस्प्यूटेड है। तो इस डिस्प्यूटेड एरिया में तीसरा मुल्क कैसे आ सकता है? ये तो कंसिस्टेंट पोजीशन रही है। इसके साथ एक और जो बात है कि वो भी दर्दनाक और एक तरीके की खौफनाक बात ये है कि जो दाखिली तदबीरें हैं, एक तरीके से दाखिली कॉन्टेस्टेशन है बांग्लादेश में, हम उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। आप जानते हैं, हिफाजत इस्लाम के जो एक तरीके की रैलीज निकली थी वहां पे, 5-6 लोग आउटफिट है, 10 लोगों की मौत हुई है। तो काफी हजारों में के लोग बाहर आए हैं, ये अपोज टू द एग्रीमेंट और विजिट ऑफ मोदी साहब। और ये भी कहा गया है कि यही वजीर आजम हिंदुस्तान के, जिन्होंने इस इंस्टिगेट किया था, वो इस वक्त वजीर आला थे 2002 में गुजरात में, जब कहा गया है कि कम से कम 1000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। तो ये मगर इसको भी, ये भी इशू एक इरिटेंट बना, एक तरीके से डिसरिगार्ड किया गया कि जो कॉमन एरियाज हैं वो बढ़ते जाएंगे, हर मुल्क में ऑपोजिशन होगी, मुखालिफत होगी, उसमें फोर्सेस होंगे जो अपोज करेंगे जो भी आप करना चाहते हैं। और अगर आप देखें कि छोटे छोटे, मतलब एक राग बनाई गई, म्यूजिक की राग बनाई गई, राग मैत्री, वो हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल के एक सिंगर अजय चक्रवर्ती है, उन्होंने मुजीबुर रहमान के दिन पे गाया है, मतुआ में गए मोदी साहब। ये इस पे मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। मतुआ एक एरिया है जहाँ के लोग कॉमन हैं वेस्ट बंगाल के साथ, वहां पे इंतखाबात हो रहे हैं और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है।
तो क्या आप एक्सटर्नल, इन्होंने ऑपोजिशन, हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने ये मुद्दा भी उठाया है, क्या आप अपने जो मतलब एक्सटर्नल रिलेशन हैं, क्या उन पे आप लेवरेज कर रहे हैं कि डोमेस्टिक उसमें कोई मदद मिले इलेक्शन में, इंतखाबात बल्कि में? बल्कि बल्कि मास्टर साहब, इसमें एक चीज मैं देख रहा था कि वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस हैं उनको बांग्लादेश में बड़ा क्लोजली देखा जा रहा है कि अगर वहां पे बीजेपी विन कर जाती है तो वहां पे तो फिर मसला, क्योंकि वो तो सेकुलरिज्म पे बिलीव नहीं करते, वहां पे तो फिर हिंदुत्व का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो बांग्लादेश में भी फील किया जा सकता है। तो वहां पे लोग काफी क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं। डू यू एग्री विद इट? नहीं, देखिए, ये जो हमारे हमारे भी जो जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में हैं हमेशा बाइनरीज में देखते हैं। अब पिछले 6-7 साल से मेजॉरिटेरियन फोर्सेस हिंदुस्तान में हुई हैं। बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्तों में कोई किसी तरह की दरार नहीं आई है, बल्कि मैं आपके पॉइंट को अपेंड करना चाहता हूँ। अगर वहां पे बीजेपी की सरकार आई तो कम से कम 30 तो कर देंगे ना। इस वक्त मुखालिफत कहाँ किसकी है? तृणमूल कांग्रेस की है। जब इनकी सरकार होगी फिर तो उनको जवाबदेही नहीं करनी पड़ेगी। आप सरकार में आप इसको 30 को तो होल्ड कर दीजिएगा ना। तो मेरे ख्याल में दूसरे मुल्कों में कौन से फोर्सेस हैं, कौन सी पार्टीज हैं, इस पे सोच विचार ज्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये है कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब का जिक्र करना पाकिस्तान की ब्रूटैलिटीज में काफी उन्होंने अपने बयान में, अपने स्पीच में, जब आप ये तो हमारा दूसरा, आप ही ने कहा कि उसकी भी बात करेंगे भारत हिंदुस्तान के, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, तो मेरे ख्याल में उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना था। क्योंकि अगर आप एक अमन के रास्ते पे जा रहे हैं तो उस वक्त ऐसे इरिटेंट स्पीच में देना, ये तो शेख हसीना को करना चाहिए। शेख हसीना को तो, बांग्लादेश को तो सबसे जो एक तरीके की ऑपोजिशन पाकिस्तान के लिए है, वो तो पिछले इतने सालों से, इतने दशकों से है। आप जानते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी पे, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, एक सेमिनार होना था 71 पे, वो कैंसिल करवाया गया। तो मैं क्या क्या चाहता हूँ? कहना चाहता हूँ कि ये जनूबी एशिया बड़ा एक सेंसिटिव रीजन है, इलाका है। तो हुक्मरानों ने सोच समझ के बातें उठानी चाहिए, मुद्दे लाने चाहिए पब्लिक डोमेन में, ताकि किसी क्रॉस सेक्टरल इम्पैक्ट ना हो। अगर आप, और जाहिर है पाकिस्तान में इस स्पीच को बहुत क्लोजली देखा गया, और मुझे जहां तक मेरी बात हुई है लोगों से, इसको पसंद नहीं किया गया जिस तरह की वो चेस्ट थम्पिंग की गई वहां पे, और नाम वगैरह भी लिए गए, और फिर सब कुछ बताया गया कि हम लोग उसमें शामिल थे और स्टेट लेवल पे ये पॉलिसी थी, और जिस तरीके से भी उन्होंने कहा कि मैं भी गिरफ्तार हुआ। तो ये अगर ना होता तो वो जो हम अभी बल्कि डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जो थॉइंग रिलेशनशिप में हो रही है, वो मेरा ख्याल है कि फिर एक दफा एक 1 स्टेप बैकवर्ड पे चली गई है, क्योंकि वो जो माहौल बन रहा था वो इस स्पीच के बाद उसमें फिर दरार जो है वो हम फील कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा है कि कहना तो था उनको, उसमें कोई शक नहीं है, मगर कितना कहना है, किस तरीके से कहना है, वो तो हमारे वजीर आजम के सेक्रेटेरिएट को, उनके स्पीच राइटर्स को, उनको सोचना चाहिए था। क्योंकि वो जा रहे हैं लिबरेशन डे ऑफ बांग्लादेश, वो उनके कौमी दिन के लिए जा रहे हैं, मुजीबुर रहमान की 100वीं सालगिरह पे जा रहे हैं, तो उनको तो कहना है 71 का, मगर ये कैसे कहना है, किस तरह से कहना है? लेकिन देखें, कहना और बात है, और यहाँ पे जाके एडमिट करना कि स्टेट लेवल पे हमने ये किया, ये तो इंटरनेशनल लॉज की भी खिलाफ वर्जी है, ये अखलाकियात की भी खिलाफ वर्जी है, और ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है ये उसके भी अगेंस्ट जाता है कि दोनों ममालिक, अभी देखें ना, उन्होंने पाकिस्तान डे के ऊपर लेटर भेजा, उससे पहले इमरान खान साहब का हाल चाल पूछा, तो उस दूसरी तरफ जाके वो ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये डाइकोटमी नहीं है? ये डाइकोटमी है, इसमें कोई शक नहीं है। एक डाइकोटमी हमें एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी कि ये कहना कोई डिस्कवरी नहीं है। हिंदुस्तान की फोर्स में 71 की जंग में मैंने हिस्सा लिया है, दोनों इलाकाओं में
जैसे मगरबी पाकिस्तान और उस वक्त जो मशरकी पाकिस्तान था, दोनों इलाकों में बमबारी की है। मगर अब मैं सबसे पिछले 20 साल से मैंने अपनी जिंदगी एक तरीके से पीस बिल्डिंग के लिए रखी है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए। तो ये डाइकोटमी होती रहती है। मगर अगर हम, मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में आगे, मैं वही चाह रहा हूँ कि उसका जरा थोड़ा सा बताएं कि अब पाकिस्तान इंडिया का जो हाउ डू यू सी गोइंग इट फॉरवर्ड। ये अच्छा हुआ कि आपने ये सब्जेक्ट चूज किया है, क्योंकि ये एक मौका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते आगे बढ़ने का, मगर आहिस्ता आहिस्ता। जल्दबाजी होगी तो आपको बैकस्लाइडिंग हो जाएगी। ये हमें देखा भी अभी है। अभी आपको फील हो रहा है कि थोड़ा सा जल्दी कर रही है दोनों तरफ से कोई ना कोई जल्दी आपको फील हो रही है कि ये जरा थोड़ा सा अननेचुरल सा लग रहा है? नहीं, ये अननेचुरल नहीं था। मैंने आपके प्रोग्राम में कम से कम 4-5 बार कहा है कि ये रिश्ते आगे बढ़ेंगे। उम्मीद भी जाहिर की थी। ये भी मैं जानता था कि कुछ हो रहा है बैक चैनल्स में, क्योंकि 5 साल हुए हैं। हमने देखा भी है कि इतना बड़ा गैप नहीं रहा है कि रिश्तों में दरार इतनी लंबी हो, इतनी लंबी दूर पीरियड में हो। तो जैसे हम पहले तो सबसे बड़ी बात जो है हमें इकरार करना है कि सीज फायर होल्ड हुआ है। 35वां 36वां दिन है, एक भी गोली वो तो नहीं। बल्कि आर्मी चीफ निरावने साहब ने भी कह दिया ना कि उन्होंने भी एडमिट किया। जी। दूसरा, 3 दिन पहले ब्रिगेड कमांडर्स की लेवल पे टॉक्स हुए हैं, फ्लैग मीटिंग हुई है कि जो भी अभी तक हमने अचीव किया है इसको बरकरार रखना है, क्योंकि ये डीजीएमओ की बात ही नहीं थी। ये बात हमारी इंडोर्स की गई थी सियासी हुक्मरानों ने दोनों साइड पे, और खासकर जो हम अहमियत रखते हैं वो पाकिस्तान की आर्मी के चीफ कमर बाजवा साहब। तो मैं बाजवा साहब की जिक्र कर रहा हूँ कि जो उन्होंने इस्लामाबाद डायलॉग में बात की थी कि हमें जो जो पुराना जमाना है उसको आप दफना दीजिएगा और हम एक अगला रास्ता, आगे रास्ता ढूंढ सकते हैं। और हमारी तरफ से हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ने जो कमेंटेरिएट है अखबारों में, मीडिया डोमेन में कहा है कि हाँ, भरोसा कीजिए मगर वेरीफाई कीजिए, क्योंकि हम जब भी आगे बढ़े हैं पाकिस्तान के साथ कुछ न कुछ हुआ है। रिलेशंस तो हमेशा एक्सीडेंट प्रोन हुई हैं, आपको दोहराने की बात नहीं है। मोदी साहब गए वहां पे, जश्न मनाया नवाज शरीफ के बर्थडे पे, उनकी सालगिरह पे, उनकी ग्रैंड डॉटर की वेडिंग के, और वहां आते ही एक हफ्ता भी नहीं हुआ पठानकोट हुआ। तो ये मैं किसी को ब्लेम वर्दी नहीं कहना चाहता हूँ। मतलब इस वक्त जो है पाकिस्तान के लिए, ये नाजरीन के लिए सबसे बड़ी अहम बात उठाना चाहता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए इस वक्त सूरत हाल ऐसी है, कोई चारा ही नहीं है कि वो एक दूसरे का हाथ बढ़ाए। इस पे पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है, खासकर आप जैसे बड़े सीनियर मीडिया पर्सनैलिटीज जो हैं कि इसको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि मैंने अपने कुछ मीडिया दोस्तों को पाकिस्तान में सुना है कि वो अपोज कर रहे हैं, हम क्यों इस पीस के दौर पर जा रहे हैं। मेरे ख्याल में वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो उचित नहीं है, जैसे हिंदी में कहते हैं। उसकी एक वजह है मास्टर साहब। उसकी वजह ये है कि देखिए, इमरान खान साहब ने, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने, तीनों ने ये ऑलिव ब्रांच ऑफर की, और इंडिया की तरफ से एज सच किसी भी हाईएस्ट लेवल के किसी भी ऑफिशियल का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और किसी ने भी इसको इनकरेज नहीं किया। ऑलिव ब्रांच जो ऑफर हुई है वो पकड़ने वाला भी तो कोई हो ना। नहीं, मैं ये इसमें पहली बार मेरे ख्याल में आपके साथ 30 एक इंटरव्यूज किए होंगे पिछले 6-7 महीने में। पहली बार मैं आपसे आपको सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि आपको समझना है आप सरकार में नहीं रहे हैं ना। मैं सरकार में 40 साल रहा हूं। जब एक दूसरे के साथ बातचीत सरकारें करते हैं, वो भी बैक चैनल्स पे, ओपन डोमेन में, ये बातचीत, ये नहीं कि हम
हम बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं जो बाजवा साहब ने कहा है, तो हमारे आर्मी चीफ कहेंगे या हमारे सीडीएस कहेंगे। सब जानते हैं, मैंने आपके मीडियम में ही बताया है कि बातचीत हो रही है। ये भी कहा जाता है कि शायद बाजवा साहब और हमारे सीडीएस की इनडायरेक्टली बातचीत होती जा रही है। एनएसए और मोइन यूसुफ की आपने पिछली बार हमने बात की, वो हो रही है, और यूएई भी ब्रोकर कर रहा है। अमेरिका के बारे में भी कहा जाता है कि मतलब क्या वो इसको सहमति एक तरीके सपोर्ट करते हैं। सब के सब लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि सबके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते नॉर्मलाइज करने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क हैं, ममालिक हैं। कभी भी एस्केलेशन हो सकती है किसी हादसे की, और फिर उस एस्केलेशन को काबू में पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अब आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूं जब आपने ये सवाल उठाया है। पहले कि देखिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कोई रेटरिक नहीं है जो कुछ भी बयान दोनों मुल्कों में आ रहे हैं। दूसरी, आप ही ने उठाया है कि वजीर आजम इमरान खान के लिए खुशहाली के लिए उनके लिए एक पैगाम भेजा दिया है। पाकिस्तान नेशनल डे 23 मार्च हुआ, उस दिन भी मुबारकबादी हुई है। सबसे बड़ी अहम बात जो है, 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं। आप जानते हैं जब भी उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, पाकिस्तान की बैशिंग होती थी हमेशा। और इस उधर वक्त पाकिस्तान का जिक्र अभिनंदन ही के नहीं। फोटो लगाए जाते थे कि अभिनंदन ने कैसे पाकिस्तान को हराया। ये एक रेटरिक था, एग्जैजरेशन थी। इस बार सारे इलेक्शन में नहीं है। ये बड़े पॉजिटिव। हेल्थ केयर कोऑपरेशन, जैसे ये वैक्सीन डिप्लोमेसी में कहा कोविड के जाता है, ऊपर उन पे भी पाकिस्तान बिल्कुल सपोर्ट करता है कि साथ में इसमें आगे बढ़े। जो पब्लिक ओपिनियन, जैसे मैंने पहले कहा है, मीडिया तक और खासकर जो एक दूसरे की जो पब्लिक है उनकी हॉस्टिलिटी, उनको दूर करने के लिए आप जैसे हमारे जैसे जो पीस बिल्डर्स हैं, आप मीडिया प्रोफेशनल्स हैं, ये बहुत अब एक और बात है, जो अभी पहली बार 2.5-3 साल में इंडस कमीशन, इंडस वाटर्स को तो आप जानते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। हिंदुस्तान लाइब्रेरियन है, हम उस पानी को किसी तरह से कुछ न कुछ करके पाकिस्तान को एक तरीके से प्यासा बना सकते हैं, मगर हुआ नहीं है। ये ट्रीटी सन 60 में हुई है, 61 साल हुए हैं, बरकरार रही। हाँ, मीटिंग हुई है, पाकिस्तान ने कुछ ऑपोजिशन की है, जो हमने 2 डैम्स बनाए हैं। एक तो पकल दल का है, 1000 मेगावाट का एक डैम है किश्तवाड़। दूसरा लोअर कलनाई जो है वो छोटा ही है, कोई 48-50 मेगावाट का है। कुछ ऑब्जेक्शन रेज की है और हिंदुस्तान ने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे प्रोटोकॉल है इंडस परमानेंट इंडस कमीशन का, जो भी आपके ऑपोजिशन है, जो कुछ भी क्वालिफिकेशंस है, उनको हम डेटा देंगे जो कुछ भी चाहिए। और फाइनली ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका शैडो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर वहां भी अब देखिए, रूस ने जो मीटिंग अभी करवाई है उसमें हिंदुस्तान को जोड़ा नहीं गया, और कहा जाता है कि इसकी ऑपोजिशन जो है वो चीन और पाकिस्तान की थी। मगर दिलचस्प बात यह है कि अगली मीटिंग जो अगले महीने टर्की में होगी, उस पर हिंदुस्तान पाकिस्तान भी है और बाकी जो ट्रॉइका है। अच्छा, एक और चीज जो है माशा साहब, वो 30th को जो पॉसिबिलिटी है मीटिंग बिटवीन 2 फॉरेन मिनिस्टर्स, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दुशंबे मैं अभी वो बात करने चाह रहा था कि दुशंबे में 30 मार्च को, मतलब कल मीटिंग होने वाली है। तो ये तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस है, इस पर फॉरेन मिनिस्टर्स मिल लेते हैं। ये अफगानिस्तान के बारे में खासकर बहुत अहमियत रखते हैं। तो इस पे कैसे बात होगी, क्या वो जैसे डिप्लोमेसी में कहा जाता है पुल असाइड मीटिंग, मतलब वो बात हो रही है तो वो थोड़ा, जी हाँ। दूसरी, क्या फॉर्मल मीटिंग होगी, मैं इसके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी है नहीं,
तो मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ, मगर ये कहना चाहता हूँ मीटिंग जैसे भी हो, पोलराइज्ड हो या फॉर्मल मीटिंग हो, होनी चाहिए, क्योंकि ये आइस ब्रेकर के तौर पर ही सही, चलें आइस ब्रेकर ही हो सकता है। जी जी। अच्छा, दूसरा अब जो थोड़ा सा जय, मैं 2-3 मुद्दे हैं, मेरे ख्याल में वक्त गुजर रहा है। ये एक तो है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉलिसीज में, इस पे खासकर जो किरदार है वो पाकिस्तान का है। मैं क्यों कह रहा हूँ, अब जानते हैं 2003 और 2007 में जो पहले जनरल मुशर्रफ और वाजपेयी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद मुशर्रफ साहब और मनमोहन साहब के बीच में एक ड्राफ्ट प्लान बनाया गया, उस पर सेकंड ट्रैक में मैं भी मौजूद था। पूरे 4-5 साल में वो एक दोनों ट्रैक्स पे बातचीत हो रही थी और एक ट्रैक से दूसरे, खासकर ट्रैक 2 से ट्रैक 1 में इनपुट जाते थे। तो क्या होगा, पीपल टू पीपल, जो क्रॉस एलओसी, जो तिजारत थी, क्रॉस एलओसी, पीपल टू पीपल, फैमिली अनडिवाइडेड फैमिलीज एक दूसरे से मिले, वो सारे के सारे जो भरोसा बढ़ाने वाले जो हमने कदम उठाए थे, मेरे ख्याल में उनको रिविजिट करना है, इस पर कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर आप पहले सीज फायर करते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि तिजारत की बात हो, ये तिजारत तो सबसे बड़ी अहमियत रखता है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक भरोसा बढ़ाने वाली बात होगी। ये जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में उस पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तीसरी बात जो है कि जो कुछ भी ये सीबीएम जेएन के स्पेसिफिक सीबीएम्स हैं, अभी तक जो पहुंचे हैं सैचुरेशन लेवल पे, इसको आप एक दूसरा एक पहलू अपनाइए। एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं कि कम से कम 15 लाख पंजाबी हैं पाकिस्तानी पंजाब में, जिनके रिश्ते जम्मू के इलाके में बिल्कुल है। वैसे ही जम्मू में भी है, जो हमारे भाई जम्मू में हैं उनकी फैमिलीज पंजाब में है, पाकिस्तानी पंजाब, सियालकोट, उस एरिया में, रावलपिंडी वगैरह। तो आप आना जाना शुरू होना चाहिए। सुचेतकोट और सियालकोट, वहां पे तो ट्रेन होती थी, जब इंडिपेंडेंस से पहले ट्रेन सर्विस होती थी। तो मतलब इनोवेटिव कुछ सोच लीजिएगा। हाँ, सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि अगर आप मजहबी तरीके पिलग्रिमेजेस के लिए इजाजत देंगे दोनों साइडों को, तो वो पाकिस्तानी, आप जानते हैं, वो टेररिस्ट भेजते हैं, ऐसे ही बकवास की जाती है। मगर आप अगर आप इस पे एक तरीके की सिक्योरिटी को बरकरार करना चाहते हैं तो ग्रुप टूरिज्म करिए। मैंने पहली बात भी आपसे बात की है कि अगर 60 लोगों का या 100 लोगों का एक ग्रुप पाकिस्तान से आए और वो गरीब नवाज के बाद अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं, तो सारे के सारे अजमेर शरीफ जाए और वापस चले जाएं। हमारे लोग कटराज टेम्पल में जाना चाहते हैं, कटराज जाइए, वापस भी आइए। जैसे हमने अभी हमारे सिख भाइयों के लिए गुरुद्वारा के लिए वहां करतारपुर में इंतजाम किए हैं। तो मतलब हमें बहुत वक्त है। और आखिर में, मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो गया, आखिर में एक आपके सामने एक मुद्दा पेश करना चाहता हूं, वो ये है कि वक्त नहीं है। 2 साल का आपका एक विंडो है, पहले इस विंडो को खोल लीजिए। मगर यही 2 साल में आप खोल सकते हैं, कितना खोलेंगे वो दोनों ममालिक के रहनुमा वो फैसला ले सकते हैं। मतलब अगर आपने 2021 में आगे नहीं बढ़े तो आपको वही होगा जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जब मुशर्रफ साहब गए और कयानी साहब आए, उन्होंने कहा ये 4 पॉइंट इशू क्या है, क्या आपने हल ढूंढा है, रद्द कर दिया। मैंने तो खुद ही देखा, ट्रैक 2 में हमने पाकिस्तानी भाइयों के साथ देखा कि अचानक उनका बर्ताव इस सपोर्ट पे नहीं रहा, क्योंकि वही कयानी साहब उस वक्त मुशर्रफ साहब के साथ मौजूद थे, कोर कमांडर थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम साथ हैं आपके। मगर जो ही मुशर्रफ हटे उन्होंने हटा दिया। तो 2 मसले हैं, एक तो आपके पास टाइम नहीं है, दूसरा अगर आप पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं करेंगे तो ये इंडिया पाकिस्तान के जैसे आपने एक खौफ जाहिर किया था, बैकस्लाइडिंग हो सकती है।
चलें, इसके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। माशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे ही हम इसको क्लोज करेंगे प्रोग्राम को। अल्लाह करे कि दोनों तरफ सैनिटी प्रिवेल करे और दोनों तरफ जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल सकें। यही मेरे ख्याल है सबसे बड़ा CBM होगा कि हम एक दूसरे के साथ आ सकें, मिल सकें, गपशप लगा सकें और एक दूसरे को समझ सकें। सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे को समझा जाए और जो भी इश्यूज हैं उनको मिल बैठ के हल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली वंस अगेन आपके लिए भी, सारे जनूबी एशिया के लिए बहुत अच्छा त्योहार है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टीवी हम सबका है।